नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ये आपका दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब जो आपका टॉपिक है क्लास 12 का पहला आपका प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, अध्याय आपका प्रकाश के परावर्तन का है और उसी में आपका एक टॉपिक आपका आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो दोस्तों, ये आपका टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने ये वीडियो आपने देख ली तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाएगा और दोस्तों आपके बोर्ड पेपर में इसका आपका फ़ायदा भी दोस्तों मिलेगा। इसलिए दोस्तों लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की पूर्ण आंतरिक। तो दोस्तों अब देखते हैं, जो आपको मैंने बताया था कि इसमें आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था आपका ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके बारे में दोस्तों हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आपका ये। तो दोस्तों देखते हैं कि ये हमने आपको बनाया एक डायग्राम। ये आपका तल है और ऊपर कैसा क्या आपका सघन लिया जाता है। इसमें क्या करना है, हमें ऊपर के साथ सघन लिया जाता है और नीचे का आपका विरल लिया जाता है। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्या दोस्तों, सघन माध्यम से विरल में, सघन क्या है, विरल। सघन मतलब घना रहता है, जैसे हम मान लें कि कांच आपका सघन माध्यम कहलाता है। विरल मतलब हम कहते हैं वायु, तो वायु क्या आपका विरल माध्यम हो गया, ठीक है ना। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है ना, तो अल्प भाग या कुछ थोड़ा सा भाग आपका क्या है, एसी परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, परावर्तित हो जाता है। आप दोस्तों ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आप मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब कोई सघन माध्यम से जब कोई किरण आपकी तल से टकरा करके क्या होता है, कुछ भाग अल्प भाग, क्या अल्प भाग में मान लिया कि एसी आपका परावर्तित हो जाता है और अधिकांश भाग जैसे ए बी अपवर्तित हो जाता है। ठीक, क्या है दोस्तों, हो जाता है अपवर्तित हो जाता है। तो जो आपका अपवर्तित किरण है ए बी, ये दोस्तों अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि ये क्या आपका अभिलंब है। ये क्या दोस्तों आपका, ये आपका है अभिलंब, ठीक है ना दोस्तों, ये क्या आपका अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब अभिलंब से दूर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब आपका आपतन कोण है आई, जब आपका अपवर्तन कोण होता है, तो अपवर्तन कोण का मान अधिक हो जाता है किससे, आपतन कोण से। जब दूर हटेगा तो बड़ा कोण बनेगा, आपका अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये था आपका। अब यदि हम दोस्तों, अब बात समझना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ आपका क्रांतिक कोण की। किसकी, क्रांतिक कोण की बात कर रहा हूँ। ठीक, अभी मैं लिख भी दूंगा आपकी परिभाषा क्रांतिक कोण की, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्रांतिक कोण होता क्या है। तो अभी मैंने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, तो कुछ भाग अल्प भाग आपका परावर्तित हो जाता है और अधिकांश भाग क्या आपका अपवर्तित होता है। ठीक, तो आपका जो अपवर्तन किरण होती है, आपको जो अपवर्तित जो किरण होती है अभिलंब से दूर हट जाती है। जब अभिलंब से दूर हटेगी तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा हो जाता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यहाँ समझते हैं हम क्या है। अब यदि जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान देना, ये आपका सघन माध्यम ही है, ये क्या दोस्तों सघन माध्यम है, और ये आपका विरल माध्यम है, ठीक है ना। तो जैसे हम आपतन कोण आई का मान बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, तो दोस्तों आपका अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो इसी मान को बोल दो, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। अब समझो एक बार और,
आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे हम आपतन कोण I का मान बढ़ाते हैं, वैसे ही दोस्तों आपका क्या है, अपवर्तन कोण का मान भी दोस्तों बढ़ता चला जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्रांतिक कोण की परिभाषा होती है, जिसे हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। अब इस क्रांतिक कोण को हम दोस्तों लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो लिखेंगे, जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। ठीक दोस्तों, कितना हो जाता है, 90 अंश। तो इसे क्या बोलते हैं, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो क्रांतिक कोण कहते हैं। इस स्थिति को क्या दोस्तों, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्रांतिक कोण दोस्तों समझ में आया होगा। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और दोस्तों आपको क्रांतिक कोण आपको दोस्तों समझ में भी आया होगा। आपको मैंने समझाया है वो डिटेल से। 3 चित्र मैंने ऐसे दोस्तों बनाए हैं। मैंने आपको पहला समझा दिया, दूसरा समझा दिया, दूसरे में क्या आपका क्रांतिक कोण बना। आप देखेंगे इसमें जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, क्या दोस्तों आपका ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है ना। तो दोस्तों अभी मैंने आपको क्रांतिक कोण के बारे में बताया था। तो अब देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जैसे कि दोस्तों जब आपका क्रांतिक कोण था ना, 90 अंश का कोण था। अब इसी क्रांतिक कोण से हम थोड़ा ही मान और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो जो हमारे प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा था ना, वो हमारा अपवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। हमारी किरण विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगी, पूरा का पूरा हमारा क्या है, परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश का क्या हो जाएगा, पूरा परावर्तन हो जाएगा। कैसे, देखो जब यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण बन रहा था, आपका क्रांतिक कोण था। अब इस क्रांतिक कोण से थोड़ी मान ऊपर बढ़ाया हमने, तो क्या हमारी क्या हो गई, हमारी परावर्तित हो गई। तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पर पूरा, देखो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें। ठीक है ना, यदि क्रांतिक कोण से थोड़ा हम अधिक कर देंगे, ठीक, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता। तो प्रकाश क्या हो जाएगा आपका, विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा, नीचे बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश का क्या हो जाएगा दोस्तों, परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। क्या दोस्तों, सघन माध्यम में ही लौट जाता है। आई बात समझ में दोस्तों। जब क्रांतिक कोण से हम थोड़ा ही मान बढ़ा दें इसका, आपतन कोण का मान, ठीक है ना, तो हमारी किरण विरल माध्यम में आसान नीचे नहीं आएगी, पूरा पूरा क्या दोस्तों आपका परावर्तन हो जाएगा, परावर्तित किरण आपकी हो जाएगी, तो सघन माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। आया ना दोस्तों समझ में, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन था, क्रांतिक कोण था। यही आपका दोस्तों एग्जाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों पूछा जाता है। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझा। अब दोस्तों इसका हम थोड़ा संबंध देख लेते हैं, है ना। संबंध है आपका अपवर्तन तथा पूर्ण अपवर्तनांक
और क्रांतिक कोण में संबंध। तो अपवर्तनांक आपका n होता है और क्रांतिक कोण c। तो n और c में दोस्तों थोड़ा संबंध देख लेते हैं, क्योंकि जब आपका क्रांतिक परावर्तन आएगा तो इसका संबंध भी शायद आपको जोड़कर आपके पेपर में आ सकता है। तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं हम अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, स्नेल का नियम लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। तो आपने स्नेल का नियम दोस्तों आपने देखा होगा। स्नेल का नियम क्या कहता है आपका कि n बराबर में दोस्तों, क्या n बराबर में साइन i बटे साइन r, ठीक ये होता है आपका। तो दोस्तों आपको मैंने चित्र इस प्रकार से आपको मैंने बताया था, ये आपका पूर्णांतरिक परावर्तन का था आपका नियम, ठीक। यहाँ पर दोस्तों आपका सघन माध्यम था, यह आपका विरल माध्यम था। क्या दोस्तों, विरल था। तो दोस्तों मैंने विरल को आप यहाँ पर 1 मान लीजिए, यहाँ पर सघन को 2 मान लीजिए, तो आपका 2n1 हो जाएगा आपका। क्या दोस्तों, 2n1 हो जाएगा। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के साथ, ठीक है ना। तो n 2n1 हो गया आपका, 2n1 और साइन i बटे साइन r हो गया आपका, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर r क्या आपका, r आपका अपवर्तनांक था। यहाँ पर आपका r कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि हम क्रांतिक कोण दिख रहे हैं। क्या दोस्तों, हम क्रांतिक कोण के लिए देख रहे हैं, संबंध देख रहे हैं ना। तो क्रांतिक कोण के लिए आपका जो हो जाएगा आपका, ठीक। तो r का मान 90 हो जाएगा, 2n1 बराबर में साइन, यहाँ पर c लिख लेंगे यहाँ पर, साइन 90। c क्या आपका दोस्तों, क्रांतिक कोण हो गया। c क्या हो गया आपका, क्रांतिक कोण हो गया आपका, ठीक है ना। साइन 90 का मान 1 होता है, तो 2n1 बराबर साइन c हो जाएगा आपका, ठीक। अब ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक था, मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सरल सघन माध्यम का अपवर्तनांक था, ठीक। इसको हम उल्टा करेंगे तो हम जानते हैं कंडीशन क्या होती है आपकी। यदि हम n1n2 लिखेंगे तो हम जानते हैं इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको होता है आपका इस प्रकार से। तो आप इसको पसंद कर सकते हैं, तो आपका हमें मिलेगा 1/1n2, ठीक। मतलब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका साइन c हो जाएगा, तो 1n2 बराबर में 1/sin c, ठीक। ये आपका संबंध हो गया। 1 क्या था आपका, विरल माध्यम, यहाँ पर विरल क्या आपका वायु है, और 2 हमें क्या माना था, सघन माध्यम, यहाँ पर कांच था। तो वहाँ पर कह भी सकते हैं ANG भी कह सकते हैं, ANG मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका संबंध हो गया, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने दोस्तों एक टॉपिक को आपने अच्छे से समझा होगा और दोस्तों समझ में आया भी होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको दोस्तों टॉपिक कैसा लगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका दोस्तों, यही इस प्रकार का टॉपिक दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लगातार दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा। जितने भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं सभी मैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।